Hello and welcome students. This is your premium platform High Profile जहाँ ना केवल आपको मिलेगा excellent academic कंटेंट बट आपको यहाँ पर मिलेगी करियर काउंसलिंग, पेरेंटल गाइडेंस और जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं उसका एक सोल्यूशन। आई एम योर इंग्लिश मेंटर तृप्ति अरोड़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिटर्मिनर्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से बच्चों, और वो भी डिटर्मिनर्स से, क्योंकि हमें डीप स्टडी करनी है सारे ही टॉपिक्स की ताकि हमें एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में फेस ना करनी पड़े। इनफैक्ट जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो अब क्लास 10th में आने के बाद डेफिनेशंस नहीं पूछते हैं या रूल्स डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, बट वो इम्प्लाइड रूल्स होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिटर्मिनर्स। तो फर्स्ट वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज क्वांटिटी, स्पेसिफिसिटी, possession or interrogation. Now, here if I talk about determiners, तो डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स बोले बच्चों हमने जो हमें बताते हैं क्या कि नाउन के पहले अगर कोई वर्ड लगा हुआ है तो उन वर्ड्स की वजह से नाउन को क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी हम नाउन के बारे में क्या एडिशनल चीज़ जान पा रहे हैं। लेकिन क्या ये चीज़ सेम हमने एडजेक्टिव्स में नहीं पढ़ी है? पढ़ी है डेफिनेटली। एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं यानी उनके बारे में कुछ बताते हैं। बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों तो वो एक बहुत ही बड़ा सा समुद्र है और उसमें से हमने थोड़ा सा पानी यानी थोड़े से हमने उसमें से आइटम्स निकाल कर डिटर्मिनर्स में डाले हैं, तो वो एक छोटी सी लेक है हमारे लिए। तो हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं दे आर बेसिकली क्वालिफाइंग अ नाउन, दे आर डिस्क्राइबिंग अ नाउन, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो अगर मैं डिटर्मिनर्स की बात करूँ तो जैसे ये मान लीजिए अगर एडजेक्टिव्स हैं तो ये हमारे पास डिटर्मिनर्स हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ आइटम्स तो ऐसे मिलेंगे, कुछ कैटेगरीज ऐसे मिलेंगी जो एडजेक्टिव्स में भी होंगी, जैसे डेमॉन्स्ट्रेटिव्स, जैसे पॉसेसिव्स, जैसे नंबर्स, बट कुछ ऐसे हमें आइटम्स मिलेंगे जो हमारे पास डिटर्मिनर्स में तो है बट एडजेक्टिव्स में नहीं है। तो ऐसा एक जो मेन आइटम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ आर्टिकल्स। ऑल्दो इसको हम एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ते थे हमारी जूनियर क्लासेस में, बट यहाँ पर ये डिटर्मिनर्स का सब पार्ट बनकर आता है। और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में कॉमन रहते हैं, बट ये भी देखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव्स जो है वो क्वालिटी बताता है। सबसे पहले हम यही बोलते हैं क्योंकि वो डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोला जाता है, बट यहाँ पर डिटर्मिनर्स में क्वालिटी नहीं आती है। तो हम यूँ बोले कि डिटर्मिनर्स में ही हमने थोड़े से एक्स्ट्रा आइटम्स निकाले हैं एडजेक्टिव्स में से और हमारा नया टॉपिक बनाया है डिटर्मिनर्स। नाउ ये हमें क्वांटिटी बता देंगे कि कितनी संख्या, कितनी मात्रा में हमारे पास कोई चीज़ है। दे टेल स्पेसिफिसिटी, दे टेल पोजेशन। स्पेसिफिसिटी जैसे हम कोई चीज़ पर्टिकुलर है या कॉमन है उसकी बात कर रहे हैं आर्टिकल्स के थ्रू। और इंटेरोगेटिव्स, नाउ दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग अ सेंटेंस प्रिसाइज एंड क्लियर, यानी हमारा सेंटेंस जो है इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी अपेरेंट कि उसका मीनिंग क्या निकल के आना चाहिए। इफ आई से आई सॉ अ बॉय, सो अ बॉय डेफिनेटली मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय इन जनरल। मैं किसी भी बॉय की बात कर सकती हूँ, उस बॉय को किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर बॉय होना ज़रूरी नहीं है जिसकी मैं बात बताना चाहती हूँ। सो हियर वी टेल दैट हमारी जो बात है वो बिल्कुल प्रिसाइज यानी बिल्कुल टू द पॉइंट हो जाती है और बिल्कुल क्लियर हो जाती है। Many a time we can find more than one determiner before a noun. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक नाउन के पहले दो डिटर्मिनर्स भी पा लेते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं these two little girls are here to guide you. These two little girls are here to guide you. Now, sorry, there should be these two little girls.
सो दीज यहाँ पर हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, क्यों? क्योंकि ये भी किसके बारे में बता रहा है? गर्ल्स के बारे में बता रहा है। और 2 जो है वो हमारे पास न्यूमरल डिटर्मिनर है, और वो भी किसके बारे में बता रहा है? वो भी गर्ल्स के बारे में ही बता रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, ऐसा नहीं है कि एक वर्ड के आगे एक ही डिटर्मिनर, एक नाउन को एक ही डिटर्मिनर के साथ हम प्लेस कर सकते हैं। देयर कैन बी 2 डिटर्मिनर्स बट दे शुड ऑल्सो क्वालिफाई ईच अदर। वो एक दूसरे का साथ भी देने चाहिए। अब मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ द माई पेन इज विद यू, या तो मैं ये बोलूंगी द पेन इज विद यू कि जिस पेन की मैं बात कर रही हूँ वो तुम्हारे पास है, या तो मैं बोलूंगी माई पेन इज विद यू कि मेरा पेन तुम्हारे पास है। व्हाट इज दिस द माई पेन? तो एक आर्टिकल और एक पॉसेसिव को एक साथ रखना और फिर उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम यहाँ पर या तो माई कट करेंगे या फिर द कट करेंगे। ओके, सो दिस इज एन इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस बट दिस इज अ correct sentence. This is the appropriate sentence. Now here we have understood what is the definition and what are the examples of particular determiners. Examples मैंने आपको बताए नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ. For example, possessives से we say my, यहाँ पर हमने article देखा the, यहाँ पर हमने number देखा to, demonstrative determiners this, that, these, those. तो although हम इनकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं within the chapter, but these are some of the determiners that I have explained you using the particular examples. Now moving on, we have the types of determiners. अब टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स के साथ मैंने आपको थोड़ा सा इसका डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल भी दिया है ताकि हमें एटलीस्ट माइंडसेट क्लियर हो जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगर हम डिटर्मिनर्स की बात करें यहाँ पर, सो वी हैव 7 डिटर्मिनर्स हियर: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव्स, क्वांटिफायर्स, इंटेरोगेटिव्स, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स। तो स्टार्ट करेंगे हम आर्टिकल से और इसी ऑर्डर में हम लोग अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। So articles are basically used to define nouns. Now which kind of nouns? It could be common nouns or proper nouns. Okay. Now if I have to tell anything in general, so I'll use indefinite nouns. But अगर मुझे किसी definite चीज़ की बात करनी है तो मैं definite article use करूँगी, that is the. तो हमारे पास a book, an apple, the sun, तो ये होते हैं आर्टिकल्स। देन डेमोन्स्ट्रेटिव जो पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करके बताएगा, ठीक है, कि मैं उस बुक की बात कर रही हूँ या मैं इस बुक की बात कर रही हूँ। दिस इज द बुक आई हैव ऑलवेज वांटेड, कि ये वो बुक है जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। सो हियर वी यूज दिस कार, दोज बुक्स एंड मेनी मोर। देन पॉसेसिव्स टू शो ओनरशिप और पोजेशन, कि कौन सी चीज़ है जो किसकी बिलोंगिंग में है। फॉर एग्जाम्पल आई से दिस इज माई कार, सो कार बिलोंग्स टू मी, इसीलिए मैंने उसके आगे पॉसेसिव लगाया है माई। तो ओनरशिप या पोजेशन दिखाने के लिए माई पेन, देयर हाउस। क्वांटिफायर्स मीन दे शो क्वांटिटी, लाइक few students, many students, a lot of students, plenty of books. सो क्वांटिफायर्स एक पर्टिकुलर नंबर तो नहीं बता पाते हैं, बट ये हमें ये बता देते हैं कि किस मात्रा में हमारे पास वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट अवेलेबल है। मैनी स्टूडेंट्स, सम वाटर एंड मैनी मोर। देन इंटेरोगेटिव्स, दे आस्क क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल विच बुक, हुज बैग। तो इसमें हम 3 इंटेरोगेटिव्स पढ़ते हैं, व्हाट, विच एंड हुज। देन नंबर एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, एग्जैक्ट फिगर बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दे टेल 2 cats, 5 apples, 10 boys, 2 balloons। तो इस तरह से एग्जैक्ट नंबर बताने वाले न्यूमरल डिटर्मिनर्स होते हैं जिनको हम नंबर बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो होते हैं, जैसे हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं बच्चों, आप लोग क्लास में बैठे हैं तो क्लास में आपका एक पूरा ग्रुप है, बट जब आपसे कोई बात बोलता है टीचर तो वो हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली बोलता है। मैं बोल रही हूँ आप में से हर एक बच्चा स्पेशल है, तो आप एज अ होल आप उस कैटेगरी में आते हो। आप स्टूडेंट एक चाइल्ड की कैटेगरी में, उस चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हो, बट मैंने बोला उस कैटेगरी में से भी आप सब में कोई ना कोई खूबी है, राइट। सो यहाँ पर आई से ईच स्टूडेंट और ईच चाइल्ड इज स्पेशल। तो ये रेफर करते हैं इंडिविजुअल मेंबर को किसी भी ग्रुप के।
पूरा बड़ा ग्रुप है, लेकिन हम हर एक जने को बोलने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वी से एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट। तो अब यहाँ पर इतने सारे सिटीजन है किसी भी कंट्री में, लेकिन मैं हर एक सिटीजन की इंडिविजुअली बात कर रही हूँ कि सबके पास वोट करने का राइट है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑल्दो ग्रुप को बोल रहे होते हैं कोई बात, लेकिन हर एक इंसान को पॉइंट आउट करके बताते हैं। सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल्स इन डिटेल। तो आर्टिकल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के आर्टिकल हैं बच्चों, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल और एन, और एक है डेफिनेट आर्टिकल द। अब हम इन्हें इनडेफिनेट और डेफिनेट किस बिहाफ पर बोलते हैं? तो हमने इनको इनडेफिनेट इसीलिए बोला है क्योंकि मुझे डिफाइन तो है ही नहीं ना, मुझे फिक्स तो है ही नहीं मैं किसकी बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अ कैट, यानी कि मैं कैट स्पीशीज में से कोई सी भी कैट की बात कर सकती हूँ ना, बट मुझे क्या बताना है यहाँ पे, क्या बताता है दैट द कैट शुड बी 1 इन नंबर। तो अगर हम और एन यूज कर रहे हैं, सो दिस स्पेसिफिकली डिफाइंस सिंगुलर नाउन। हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा। सो इफ आई से इनडेफिनेट आर्टिकल सो आई यूज अ कैट, तो इज 1, दैट इज 1 कैट। An egg, I need to buy an egg. An egg means I want just 1 egg. तो अगेन here यहाँ n किसको डिनोट कर रहा है? 1 को डिनोट कर रहा है। लेकिन अब मेरे को egg में से कोई पर्टिकुलर egg थोड़ी चाहिए कि यही वाला चाहिए। अगर मैं किसी पर्टिकुलर की बात करती तो मैं द लगा देती, बट अभी मैं जनरल सेंस में बात करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे और एन लगा दिया है। नाउ डेफिनेट आर्टिकल द जो यहाँ पर लिखा है, अब डेफिनेट आर्टिकल द जो है वो अपने नाम से ही बता रहा है कि वो डेफिनेट है, यानी ये किसी फिक्स्ड चीज की बात कर रहा है। द गर्ल आई मेट येस्टरडे वॉज एन अमेजिंग डांसर। जिस लड़की से मैं कल मिली वो बहुत ही बेहतरीन डांसर थी। तो मैं उसी लड़की की बात कर रही हूँ ना जिससे मैं मिली और जो बहुत बेहतरीन डांसर है। तो क्या मैं एक ही लड़की की बात स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ? ऑफ कोर्स यस। तो उसके आगे हमने क्या लगाया? The girl I met yesterday was an amazing dancer, क्योंकि अमेजिंग डांसर्स बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैंने बोला अमेजिंग डांसर, an अमेजिंग डांसर, क्योंकि डांसर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक डांसर वो लड़की भी है जिससे मैं कल मिली। तो उस लड़की को स्पेसिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे द लगाया। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई मेट a boy yesterday, कि कल मैं एक लड़के से मिली। The boy was a brilliant actor, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्रिलियंट सा वो एक्टर था। तो अब यहाँ पर मैंने पहले वाले बॉय के आगे तो क्या लगाया बच्चों? पहले वाले बॉय के आगे मैंने लगा दिया अ, लेकिन फिर मैम सेकंड वाले बॉय के आगे द लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि यहाँ पर मैं किसी स्पेसिफिक बॉय की बात नहीं कर रही थी, मैं इन जनरल एक बॉय बता रही थी कि मैं एक लड़के से मिली। ठीक है, और वो लड़का बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर था। तो अब मान लीजिए मैंने उस बच्चे को बोला कि तुम मुझे इसकी एक्टिंग करके दिखाओ, और मेरे बोलने से पहले ही उसने अपना डायलॉग बोल दिया। तो मैं उस बच्चे की ही खूबी बता रही हूँ ना जिससे मैं कल मिली, और उसी बच्चे ने वापस से क्या करा? अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। तो मैंने यहाँ जिस बच्चे की बात पहली बार करी उसके लिए अ यूज़ करा, लेकिन जब पर्टिकुलर बना दिया उस बच्चे को तो मैंने उसके लिए द यूज़ करा। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर रूल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अभी आर्टिकल्स के भी अंदर। ठीक है, तो जब हम कोई भी फर्स्ट टाइम में जिसकी बात करते हैं उसके लिए अ यूज़ करते हैं, जब उसी को दोबारा स्पेसिफाई करते हैं तो द यूज़ करते हैं। इस चीज़ में कई बार गलती हो जाती है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल लिखकर बताया है। नाउ मूविंग ऑन, तो दीज आर सम इनडेफिनेट आर्टिकल अ के रूल। तो इन रूल्स को हम एक एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं हमारे पास और ये सारे रूल्स हम कहीं ना कहीं यूज़ करते आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ इज यूज बिफोर द वर्ड विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड नो मैटर द फर्स्ट whether the first letter is a vowel or a consonant। अब इस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि मैंने बोला है अ हर उस वर्ड के पहले यूज़ होगा जिसका कॉन्सोनेंट साउंड होगा, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर होगा।
इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैन का सबको पता है, बॉय का सबको पता है, यूनिवर्सिटी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं हम यू से। इसी के जैसे होते हैं यूनिफॉर्म और यूनिकॉर्न। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, ये हम इंग्लिश में तो देखते हैं कि ये यू से स्टार्ट है, बट जब हम इनके साउंड प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, तो ये हमें हिंदी में इस तरह का साउंड देता है। और हिंदी में अगर हम ऐसे य लिखते हैं तो य इन इंग्लिश इज फॉर वाई। तो बेसिकली हमारा साउंड तो वाई यू का आया ना, इसीलिए हम बोलते हैं वाई ओ यू। वाई ओ यू इज यू। तो यहाँ पर साउंड किसका आया पहले, य का, और य साउंड देता है वाई की। तो वाई एक कॉन्सोनेंट है या वावल है? वाई इज अ कॉन्सोनेंट। तो अगर मैं कॉन्सोनेंट साउंड से अपना वर्ड स्टार्ट कर रही हूँ तो नेसेसरीली मुझे उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, अ लगाना पड़ेगा। उसी तरह का एक एग्जाम्पल यूरोपियन, ऑल्दो इट स्टार्ट्स विद अ वाउल ई, बट साउंड किसकी आ रही है बच्चों, साउंड आ रही है यू की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यू इज़ फॉर वाई, एंड वाई क्योंकि कॉन्सोनेंट होता है इसीलिए उसके आगे अ ही लिखा जाता है एंड नहीं लिखा जाता। ये क्वेश्चन आया हुआ है और चॉइस में आपके पास ए एंड द तीनों आते हैं और बच्चे बहुत ही आसानी से ई देखकर फटाफट से एंड लिख देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करनी है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ये, तो समझदारी वाली हरकतें हमें करनी है बिल्कुल। बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन विच आर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। बच्चों इसी का ही एग्जाम्पल मैंने आपको अभी पीछे लिख कर दिया था। जब भी हम किसी भी सिंगुलर नाउन की बात पहली बार कर रहे हैं, अभी मैंने आपको सेंटेंस लिख कर दिया था, आई मेट अ बॉय येस्टरडे। पहली बार उस बॉय की बात करी, तो पहली बार क्योंकि मैंने उस बॉय की बात करी इसीलिए उसके आगे अ लगाया। उसी बॉय को सेकंड टाइम जब वापस से स्पेसिफाई करूंगी तो उसके आगे द लगा दूंगी। सो काउंटेबल और सिंगुलर, क्योंकि वो बॉय था, बॉयज होता तो अ नहीं लगा पाते, प्लूरल्स के साथ हम अ नहीं लगाते। Before such singular noun complements which signify a business or a profession. For example, I say I am an educator, he is a doctor, he is a teacher, he is an engineer. तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, अ और एन किसके आगे लगाया, जब भी हम किसी का प्रोफेशन या हम किसी का बिजनेस स्टेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर हम किसी का बिजनेस या उसका प्रोफेशन, उसका काम स्टेट कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा सिंगुलर नाउन जो कॉम्प्लीमेंट करता है किसी बिजनेस या प्रोफेशन के नाम को। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, अ टीचर। ओके, तो टीचर बेसिकली एक टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन को जब हम सिग्निफाई कर रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अ और एन, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स में से वो भी एक डॉक्टर है। बिफोर एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड, रेपिटेशंस एटसेट्रा, जहाँ पे अ रिप्रेजेंट करता है पर। फॉर एग्जाम्पल आई से ही चार्जेस 50 रुपीज़ पर आवर, तो आई विल से ही चार्जेस 50 रुपीज़ एन आवर। ओके, तो 1 घंटे का 50 रुपये। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पर की जगह पर हम अ लगाते हैं, जैसे 2 रुपीज़ अ किलो 6 टाइम्स अ डे, यानी एक दिन में 6 बार। तो यहाँ पर एक दिन बताने के लिए, पर डे, रोज़ का एक दिन बताने के लिए मैंने अ का यूज़ करा है। ठीक है, देन बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, हाफ अ डजन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट मैनी, अ क्वार्टर। जब हम कोई भी एक्सप्रेशन सबसे पहले तो वर्ड्स में जब लिखते हैं तो उसके आगे हमेशा अ लिखा जाता है। उसके बाद इफ द वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड देन अ इज यूज, फॉर एग्जाम्पल अ BCom, अ BSc, अ UDC। अगेन वही यू वाला आपके पास कन्फ्यूजन अराइज होगा, तो मैं उस कन्फ्यूजन के लिए वापस से आपको इसी रूल पर लेकर जाऊंगी। जैसे हमने लिखा BCom, फॉर एग्जाम्पल BCom, तो जब मैंने इस वर्ड को बोला तो मेरे को सबसे पहले आवाज़ हिंदी में किसकी आई, मेरे को सबसे पहले आवाज़ आई ब की। ठीक है, अगर मैं यहीं पर ही RAC लिखती हूँ तो मेरे को सबसे पहले आवाज़ किसकी आई, आ की, उसके बाद मुझे र की आवाज़ आई। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला साउंड जिसका होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वाउल लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं वाउल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे वाउल
अगर मैं यहाँ आर्टिकल की बात करूँ, इसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल लगाएंगे, और अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल की बात करूँ तो ब साउंड पहले आ रहा है इसीलिए अ लगाएंगे पहले, और क्योंकि यहाँ पे आर साउंड आ रहा है तो आर जो हमारे स्वर होते हैं हिंदी के वो सारे हमारे वाउल्स होते हैं इंग्लिश में, और जो हिंदी में व्यंजन होते हैं वो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो आ यहाँ पर एक स्वर है इसीलिए हमने इसके आगे एन लगाया है। ओके, सो दीज आर द बेसिक रूल्स जो इनडेफिनेट आर्टिकल अ के होते हैं। नाउ यूज ऑफ एन के बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बस जो फर्स्ट वाला यूज़ हमने अ का किया था उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर अपन कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे थे, यहाँ पर अपन वाउल साउंड की बात करेंगे। चाहे लेटर किसी से भी स्टार्ट हो, हमारा वर्ड किसी भी लेटर से स्टार्ट हो, अगर साउंड हमारे पास स्वर की आ रही है, वाउल साउंड आ रही है, तो हम आगे एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, वाउल साउंड पे अपन को फोकस करना है बच्चों। एप्पल सबको पता है, आर में क्या हो जाता है, तो आर में क्या होता है, आर का एच अपने आप बेचारा शांत बैठ जाता है और वो हमें मौका देता है क्या, आर बोलने का। एग का हमें पता है, यहाँ पर अगेन एयर में एच साइलेंट हो जाता है और हम आवाज़ निकालते हैं एयर। ओके, तो ई से हमें आवाज़ आती है। एलिफेंट का हमें पता है, ऑनरेबल, एच चुपचाप बैठ जाता है और हम वर्ड स्टार्ट करते हैं ओ से, ऑनरेबल मैन, ऑनेस्ट मैन, आर। ओके, एंड MSC, इसको हम सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, बिफोर एब्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज एंड पोस्ट इफ द वर्ड बिगिंस विद द वाउल साउंड देन एन इज यूज्ड। अब हमने, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था RAC, तो आर का साउंड आ से स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए हमने उसके आगे फटाफट से एन लगा दिया। उसी तरह यहाँ पे देखिए MA, MSC, MCOM, SP, LLB, MLA, SDM और LDC, ठीक है, और बहुत सारी डिग्रीज जो हमारे पास होती हैं। और यहाँ पर SP, अच्छा SP आई थिंक आ गया, सॉरी, एक्सरे एंड मैनी मोर। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में, अगर हम उनसे एब्रीवेशंस बनाते हैं, अगर उनसे एब्रीवेटिव फॉर्म बनता है किसी भी वर्ड का, तो हमें उनके आगे हमेशा एन ही लगाना होता है। क्योंकि MA की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो पहले अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो पहले हमें यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है और वापस से ऐसे अपन हिंदी में जाए तो वो क्या होगा, स्वर होगा। तो स्वर में हम हमेशा क्या लगाते हैं बच्चों, एन लगाते हैं। तो अब मैं कुछ लेटर्स आपको लिख कर दे देती हूँ हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जिनके आगे हमेशा ही आपने एन लगाना है अगर उनसे एब्रीवेशन बन रहा है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफ से। एफ का एग्जाम्पल दूँ, FIR, ही हैज़ गॉन टू फाइल एन FIR। तो FIR अगर हम पूरा लिख रहे हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अगर हम पूरा लिख रहे हैं, तो फर्स्ट में पहला साउंड फ का आ रहा है तो हमें एन नहीं लगाना। लेकिन अगर इससे एब्रीवेशन बन रहा है FIR, तो इसके आगे फिर हमारा एन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो F के बाद आता है H के बाद आता है L, देन M, N, S, R एंड X। ये सारे वो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बच्चों, जिनसे अगर एब्रीवेशन बन रहा है तो पहला जो साउंड आएगा वो किसी ना किसी, या तो वो ए साउंड होगा, या तो वो आ साउंड होगा, या तो वो अ साउंड होगा। तो ऐसे कोई भी साउंड वाले एब्रीवेशंस अगर बन रहे हैं तो उसके आगे हमेशा याद रखना है बच्चों आपको कि आपने एन लगाना है बिना देखे। नाउ मूविंग ऑन विद डेफिनेट आर्टिकल द। अब द के ना बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये ऐसे यूजेस हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन मैं आपका जल्दी से रिवीजन करवाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे रूल्स फिर हम एग्जाम में भूल जाते हैं, तो एग्जाम में ना भूलें इसलिए फटाफट से हम इन सारे रूल्स को देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं। कुछ 15 अराउंड रूल्स हैं इसके, बट बहुत ईजी है। बोल रहे बिफोर नाउन्स इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर। बच्चों फर्स्ट वाला रूल वही है जो अभी सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल अ में समझाया था। पहली बार किसी चीज़ की बात कर रहे हो अ लगा दो, दूसरी बार उसी चीज़ की बात कर रहे हो द लगा दो। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ लायन, क्योंकि पहली बार इस बेचारे की बात करी, उसी लायन को पॉइंट आउट दोबारा से कर दिया तो द लायन वॉज स्लीपिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट हमसे बोल रहा है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जैसे हम बचपन में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाला टेबल याद करते थे, याद करो बच्चों, वापस से पीछे जाओ। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन,
द मोस्ट ब्यूटिफुल। हमेशा सुपरलेटिव अपन स्टार्ट करते थे किसके साथ? द के साथ। गुड, बेटर देन, द बेस्ट। तो जो लास्ट वाला सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके साथ हमेशा हम द का यूज करते ही हैं। तो यहाँ पर भी हमने लिखा है रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बिफोर नाउन डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज, यानी कि यहाँ पर एक नाउन लिखा हुआ है द गर्ल, ये सब्जेक्ट है हमारा। गर्ल को डिफाइन कौन कर रहा है? गर्ल को डिफाइन कर रहा है उसका ब्लू स्कर्ट। तो ये क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है, यानी ये डिफाइन कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को। और क्योंकि इस डेफिनेशन की वजह से ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर बन रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? द लगा रहे हैं, क्योंकि हम उस स्पेसिफिक लड़की की बात कर रहे हैं जो ब्लू स्कर्ट में है और वो मेरी सिस्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, यानी कि एक पर्टिकुलर नाउन हमने लिख दिया और उसके आगे द लगा दिया, तो वो क्या हुआ? वो पूरे ग्रुप को बता रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर डॉग बोल सकते थे ना, बट हमने क्या करना चाहा? हमने डॉग की सारी स्पीशीज, सारी ब्रीड्स को इंक्लूड करना चाहा, तो इसीलिए उसको इंक्लूड करने के लिए हमने उसके आगे क्या लगा दिया बच्चों? द लगा दिया। तो जब हम किसी नाउन के आगे द लगाते हैं तो वो अपनी पूरी कैटेगरी, अपना पूरा रेस बताने लग जाता है। नाउ इसी का सिमिलर यहाँ पर एक और पॉइंट है, बिफोर द नेम ऑफ द थिंग्स, बिफोर द एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड एज नाउन, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनको हम नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, यानी यहाँ पे द लगाने से क्या हुआ? मुझे ब्रेव मैन नहीं लिखना पड़ा। इसी को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिखा रिच। अब रिच तो क्या है? रिच तो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन मुझे इस एडजेक्टिव को नाउन बनाना है। मुझे रिच पीपल लगाना ही नहीं आगे, मैं पीपल यूज ही नहीं करना चाहती, मैं तो रिच यूज करना चाहती हूँ। तो मैं सिंपल सा क्या कर सकती हूँ? मैं इसके आगे द लगा सकती हूँ। द लगते ही ये सारे रिच क्लास को इंक्लूड कर लेता है, सारे रिच क्लास को समझाने लग जाता है। तो अगर मैं सेंटेंस लिख रही हूँ द रिच डोमिनेट द पुअर, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जितने भी सेक्शंस में से रिच क्लास सेक्शन जो है ना, वो सारे पुअर सेक्शन को डोमिनेट करता है। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जो भी रिच क्लास की हम बात करें तो मुझे रिच के आगे पीपल लगाना ही नहीं पड़ा, मुझे लोग बोलना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि द लगाने से वो पूरी कैटेगरी बताने लग गया। उसी तरह से यहाँ पर जब मैंने एक नाउन के आगे द लगाया तो वो अपनी पूरी रेस बताने लग गया, अपनी पूरी स्पीशीज बताने लग गया। उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशन, बे, डेजर्ट, आइलैंड्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, कैनाल्स, जंगल, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज एंड रिपब्लिक्स। फॉर एग्जाम्पल गंगा, यमुना, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, याद कर रखे हैं। बट एक चीज़ बस इसमें याद रखना है, वो ये है कि हिमालयाज़ के आगे हम द लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चेन ऑफ माउंटेन है, ये रेंज है। तो हिमालयाज़ के आगे आप द लगा लीजिए, हिमाद्री के आगे आप द लगा लीजिए, हिमाचल के आगे आप द लगा लीजिए, क्योंकि वो रेंजेस हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट के आगे द नहीं लगाइए। मैंने कई बार देखा है कि माउंट एवरेस्ट के आगे द यूज कर देते हैं, नहीं करना है भाई, वो एक पीक का नाम है। जब पीक का नाम यूज करते हैं, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो इनके आगे द यूज नहीं होता, बिकॉज इट सिग्निफाइज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पीक। और उसका सेकेंड रीजन ये भी है कि उसके आगे माउंट लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जिनके आगे लेक, माउंट या केप लगा होता है, इनके आगे हम द वैसे भी नहीं यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर हो गए हमारे 6 पॉइंट्स। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है बिफोर द थिंग्स जो यूनिक और एक ही होते हैं वर्ल्ड में। इसमें हम इंक्लूड करते हैं सारे सेलेस्टियल बॉडीज, इसमें हम इंक्लूड करते हैं नेम ऑफ कंट्रीज। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पर जब हम नेम ऑफ कंट्रीज की बात करते हैं ना, तो इंडिया जैसे हम बोलेंगे तो इंडिया के आगे अपन द नहीं लगाते। ओके, जैसे द इंडिया इज़ माई कंट्री, नो वी से इंडिया इज़ माई कंट्री। बट अगर मैं इंडिया के साथ रिपब्लिक ऑफ इंडिया लगा रही हूँ तो उनके साथ हम द लगाएंगे, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द ताज, क्योंकि ये एक ही है दुनिया में, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इनके रेप्लिकास बन सकते हैं, बट यही दोबारा नहीं बन सकती है, एज इट इज़ नहीं बन सकती, और उस चीज़ का जो सिग्निफिकेंस है वो दोबारा से वैसा बिल्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो चीज़ें यूनिक हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हैं। उसके बाद
before the names which are in combination of adjective plus noun, for example the national highway, national is an adjective और highway is a noun. तो हाईवे को डिफाइन करने वाला जो एडजेक्टिव आ रहा है उसके पहले हमेशा द लगता है. यानी अगर हम कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द लिटिल गर्ल, तो लिटिल डिस्क्राइब कर रहा है ना गर्ल को, तो हम उस पर्टिकुलर गर्ल की ही बात कर रहे होंगे, इसीलिए हमने उसके आगे द लगाया है. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये क्यों लगता है, क्योंकि वो स्पेसिफाई हो जाता है. बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, सो इनके आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे द वायलिन, द गिटार, द फ्लूट, और ऑर्डिनल नंबर्स के आगे जब हम नंबर्स पढ़ते हैं तो दो तरीके के नंबर्स अपन पढ़ते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल. तो कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 वाली काउंट में आते हैं, और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जो रैंक या पोजीशन बताते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट. तो जो रैंक्स या पोजीशंस बताने वाले वर्ड होते हैं उनके आगे हमेशा द लगता है. यहाँ पे देखिए द फर्स्ट, द फोर्थ, द 11th, द लास्ट, द नेक्स्ट एंड मैनी मोर. उसके बाद जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, बट दो कंपैरेटिव डिग्रीज को आपस में कंपेयर करते हैं, ना कि एक क्वालिटी यूज करके दो लोगों के बीच कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, दो कंपैरेटिव डिग्रीज को जब आपस में हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना बेहतरीन. द मोर यू हैव द मोर यू वांट, जितना हमारे पास होता है उतना ज़्यादा हमें चाहिए होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम द दोनों के आगे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बेटर और सूनर दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज को ही एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं. उसके बाद जब प्रॉपर नाउन को हम किसी भी वेल नोन या रिनाउंड प्रॉपर नाउन से कंपेयर करते हैं, तो उसको प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाने के लिए हमें द लगाना पड़ता है. ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो मैम, बता देती हूँ मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई से you are the Virat Kohli of our family. Now what we understand here is Virat Kohli is a proper noun. Okay, proper noun के आगे ना, अपने नाम के आगे कभी द लगाते हो क्या? मैंने अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, या आप करते हो तो ऐसे बोलते हो द तृप्ति अरोरा या द whosoever your name is, द राहुल शर्मा, नहीं ना. तो यहाँ पर हम ये दिमाग लगाते हैं कि प्रॉपर नाउन्स के आगे, यानी अपने नाम के आगे अपन कभी भी द नहीं लगाते. तो मैम आपने विराट भाई के नाम के आगे क्यों द लगा दिया है? तो यहाँ पर मैंने द इसीलिए यूज़ करा है क्योंकि मैं यहाँ पर इसके नेम को कॉमन बनाना चाहती हूँ, मैं इसको प्रॉपर से कॉमन पे लाना चाहती हूँ. और कॉमन कैसे बनाया कि तुम हमारी फैमिली के विराट कोहली हो, यानी उस विराट कोहली ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गया है कि उसके जैसे को हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं उससे. तो वो इतना बेहतरीन तुम इतना बेहतरीन खेलते हो कि तुम विराट कोहली हो हमारी फैमिली के, यानी हमारे पास उसके जैसा एक पर्सन है. तो यहाँ पर विराट कोहली को कॉमन प्रॉपर से कॉमन पे लाने के लिए हमने सिर्फ क्या करा, आगे द लगा दिया. तो इसका सेंटेंस अगर हमारे पास एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास होगा ब्लैंक, ये लिखा होगा सेंटेंस, और ब्रैकेट में आपको दे देंगे या तो एन और द, या फिर नीचे चॉइस में दे देंगे. अब आप सोचोगे कि विराट कोहली के आगे तो कुछ नहीं आता, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर क्रॉस लगा कर आ जाओगे कि भाई कुछ नहीं आएगा. नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस विराट कोहली को हमें यहाँ पर प्रॉपर से कॉमन नाउन बनाना है. ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी शेक्सपियर ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया हुआ है अपने राइटिंग सेक्शन में कि उनके जैसे को उनसे कंपेयर करने के लिए हमें उनको कॉमन नाउन बनाना पड़ेगा. ठीक है, इसीलिए हमने उनके आगे क्या लगाया बच्चों, द लगाया. ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट, नेशनैलिटीज, पॉलिटिकल पार्टी, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन एटसेट्रा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जैसे द हिंदूज, द सिख, द जाट्स. इंग्लिश लैंग्वेज की बात, लोगों की बात कर रहे हैं, इंडियंस, अमेरिकन्स, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, पिंक सिटी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम आ गया द अशोका, द टाइटैनिक. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी के आगे हम द लगाएंगे. उसके बाद लास्ट कुछ 3-4 और रूल्स है हमारे पास. बिफोर द प्लूरल सरनेम्स यूज्ड फॉर द एंटायर फैमिली. नाउ जैसे मैंने बोला द गुप्ताज,
द गुप्तास, द शर्मास, द अरोराज. नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मुझे अपने आप की बात नहीं करनी है. अगर मेरे को अपने आप का ही नाम लेना होता तो मैं बस अपना नाम बोल के छोड़ देती, राइट. लेकिन मुझे क्या करना है, मेरी पूरी फैमिली को बताना है. और मेरी फैमिली भी कौन, जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी, यानी जितने भी मेरे सरनेम वाले मेरी फैमिली वाले. ऐसा भी नहीं कि कोई भी हो मेरे सरनेम का तो वो नहीं, मेरी फैमिली वाले जितने भी नेम्स हैं तो उनके आगे मैंने क्या लगाया, उनके सरनेम को पिक करा और उनके आगे मैंने द लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बोला है द गुप्तास, गुप्ता फैमिली को बताने के लिए, द शर्मास, शर्मा फैमिली को बताने के लिए, द अरोराज, अरोरा फैमिली को बताने के लिए. तो इस तरह से जब भी हम सरनेम के आगे द लगाते हैं तो हम पूरी फैमिली को एज अ ग्रुप डिनोट करते हैं. उसके बाद बिफोर द डेट्स और डेज जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द 26 जनवरी, द 15 अगस्त. क्यों? क्योंकि वो नेशनल इंपॉर्टेंस के डेज हैं. Before noun which come after the words like all, some of, one of, each of. For example, all the boys present here. तो all the boys, क्या बोला हमने? all the boys. यानी मैंने अब यहाँ पर भी ये समझिए कि द इसलिए लगाया कि जो भी बॉयज हैं जो वहाँ पर स्पेसिफाइड किए गए हैं, ठीक है. एग्जाम्पल सम ऑफ द गर्ल्स, अगर प्रोनाउन लिख रहे हैं तो उसमें नहीं आता है, सम ऑफ द यू नहीं आता है. सम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द क्लास हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो सम ऑफ द गर्ल्स यानी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में से, इस पर्टिकुलर क्लास में से कुछ गर्ल्स हैं जो सेलेक्ट की गई हैं. तो ऑल द बॉयज, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द विनर्स. हर एक पर्टिकुलर नाउन के आगे प्रोनाउन होगा तो इग्नोर करना है. बिफोर कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन ऑफ नाउन, फॉर एग्जाम्पल द बे ऑफ बंगाल, बंगाल का क्या, बे, तो उसके लिए उसको स्पेसिफाई करने के लिए द. जहां पे भी द लग रहा है, आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफाइड चीज की बात करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक बनाने के लिए द लगाते हैं. बंगाल का क्या, बे, ठीक है. तो बे के आगे हमने द लगा दिया. द टेम्पल्स ऑफ मथुरा, मथुरा की किसकी बात कर रहे हैं, टेम्पल्स की, इसीलिए उसके आगे द लगा दिया क्योंकि पर्टिकुलरली टेम्पल्स की बात कर रहे हैं सारे ही कैटेगरीज में से. उसके बाद बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, डायरेक्शंस और रीजन्स. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर के लिए द हिंदुस्तान टाइम्स, द संडे टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया. ओके, तो इनके आगे हमेशा द लग कर आता है. उसी के साथ डायरेक्शंस की अगर हम बात करें, द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट. ये सारे रूल्स जो हैं वो हमें याद रखने हैं. ऑल्दो ये इम्प्लाइड होते हैं, आपने बहुत बार प्रैक्टिस भी की होती है और बचपन में पढ़ा भी होता है, बट ज़रूरी है इनको एक बार रिवाइज करना ताकि हमसे कोई भी भूल चूक एग्जाम में ना हो. अच्छा, एक और चीज़ है जो पीछे कंट्रीज़ वाले में हमने मिस करा है, वो ये है कि हमें जिस भी कंट्री के आगे या तो यूनाइटेड लगा हो या तो किंगडम लगा हो, इनके साथ हमेशा द लगाना है. फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, इसीलिए द लगाया है. और सेम वापस से वो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, रिपब्लिक से अगर किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो द आएगा. तो इंडिया के आगे द नहीं लगाएंगे, लेकिन रिपब्लिक ऑफ इंडिया के आगे हम द लगाएंगे, ठीक है. यहाँ पर हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं. तो अब हम जाएंगे आर्टिकल से नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स. नाउ व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स? बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं बोलूं तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को दर्शाना, टू शो और टू पॉइंट आउट. किसी भी चीज को दर्शाना, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने को बोलते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक सैम्पल, एक डेमो जिसको हम बोलते हैं, एक डेमो दिखा रहे हैं, एक सैम्पल दिखा रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज का. तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? जो किसी भी नाउन को दर्शाएं, जो किसी भी चीज को दिखाएं. तो यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं हमारे पास, दिस, दैट, दीज, दोस, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं. दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. दिस और दैट जो है वो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करेगा क्योंकि एक की बात कर रहे हैं ना. और दीज और दोस जो है वो यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है. अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी नाउन जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो प्लूरल्स में तो वैसे भी दीज और दोस मतलब हम उन्हीं के साथ यूज करेंगे ना, अनकाउंटेबल्स के साथ तो नहीं कर सकते, ठीक है.
ऑल्दो इनके साथ हम कर सकते हैं बट इनके साथ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लूरल नहीं बनाते हैं हम अपन अनकाउंटेबल नाउन का। तो दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर, क्योंकि स्टूडेंट काउंटेबल है। दीज बुक्स आर आर्स, क्योंकि ये डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है बुक्स को। दैट कैट इज माइन, तो ये डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कैट को। तो आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होगा उसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा। ये चीज़ हमने स्पेसिफिक रखनी है कि डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के बाद एक नाउन ज़रूर आएगा। अब ये मैंने आपको क्यों बोला है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर भी होते हैं, और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यही चारों वर्ड यूज़ आते हैं जो डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में आते हैं। तो मैम हम कैसे याद रखेंगे, हम तो भोले भाले बच्चे हैं। तो इधर देखिए, मैंने बोला दिस कैट इज हर्स, और एक और सेंटेंस इसी के पैरेलल में लिखा हमने, दिस इज हर कैट। देखो दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है कि ये उसकी कैट है और ये कैट उसकी है। सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम निकल के आता है, लेकिन वर्ड्स के डिस्प्लेसमेंट से, वर्ड के इंटरचेंज से बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल जो सिंटेक्स होता है ना वो चेंज हो जाता है। कैसे होता है देखिए, समझिए। यहाँ पर दिस के साथ लिखा हुआ है कैट, और कैट क्या है, कैट एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है। और मैंने आपको अभी अभी बोला कि नाउन के पहले आने वाला हमेशा डिटर्मिनर होगा, यानी कि यहाँ पर तो दिस क्या है, यहाँ पर तो दिस है डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ ना, तो दिस के बाद कैट हट गया है और डिस्प्लेस होके वर्ब आ गया है बीच में। तो यहाँ पर दिस जो है वो क्या हो जाएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सेम वर्ड से बनते हैं, लेकिन सिर्फ वर्ड्स के डिस्प्लेसमेंट से दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर इसीलिए था क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन था और इसके जस्ट बाद क्या है, वर्ब है। और हमें ये तो पता ही है कि प्रोनाउंस जो है वो नाउन की जगह लेते हैं, ना कि उनका साथ देते हैं। डिटर्मिनर्स साथ देते हैं, प्रोनाउंस जगह लेते हैं, इसीलिए यहाँ से कैट ने अपनी जगह शिफ्ट करके लास्ट में कर ली है। तो बेसिकली दिस इज अ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस इज अ डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, क्योंकि इसके साथ नाउन है और इसके बाद वर्ब है, इसके साथ नहीं इसके बाद वर्ब है। ओके, इसी रूल पर हम लोग आगे पॉसेसिव्स की भी बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि दिस और दीज जो हैं वो उन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं या उन पर्सन के लिए यूज़ होते हैं जो हमारे पास हैं। जैसे मैंने बोला दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है क्योंकि वो बैग मेरे पास ही पड़ा है। अब वो बैग मेरे पास नहीं है, बट वो मेरे बहुत दूर है, बट मुझे दिख रहा है, मुझे पता है कि वो वहाँ पर है, तो मैं बोलूँगी दैट बैग इज़ माइन, कि वो मेरा बैग है। ठीक है, और वहीं अगर हम प्लूरल्स में बात करें, सो दीज फार्म्स बिलोंग टू माई अंकल, तो ये फार्म मेरे अंकल के हैं। पोजेशन बता रहा है सबसे पहले तो, लेकिन हमें फार्म की बात बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि फार्म्स किसके हैं और कौन से फार्म हैं, अंकल के हैं, ठीक है, वो पोजेशन हो गया। लेकिन कौन से फार्म, जो मैं डेमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, जो मैं वहाँ पर दिखा रही हूँ, दीज फार्म्स। ओके, तो दिस और दीज उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो नियर होता है, लेकिन दैट और दोज उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो डिस्टेंट होते हैं, यानी जो दूर होते हैं। ठीक है, मेन चीज़ हमें याद रखनी थी वो था डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस। ठीक है, बस ये देख लेना कि साथ में नाउन है तो डिटर्मिनर है, साथ में वर्ब है तो प्रोनाउन है। दैट्स ऑल फॉर योर। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पॉसेसिव्स। नाउ पॉसेसिव्स अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, पोजेशन। पोजेशन माने ओनरशिप दिखाना। तो पॉसेसिव्स जो है हमारे पास वो हमारे यूज किस में आते हैं, ओनरशिप दिखाने में। भाई कौन सी चीज, कौन सी वस्तु है जो किसको बिलोंग करती है, किसकी है, ठीक है, किसके पोजेशन में है। तो ओनरशिप या पोजेशन दिखाने के लिए अपन पॉसेसिव्स का यूज करते हैं। नाउ दीज आर 8 पॉसेसिव्स जिनकी हमने यहाँ पर बात करी है। अब ये जो पॉसेसिव्स हैं ये बिल्कुल आप बोलेंगे कि ये तो प्रोनाउंस में भी आते हैं, लेकिन प्रोनाउंस में ना ये नहीं आते हैं। प्रोनाउंस में क्या आते हैं, माय का हो जाता है वहाँ पे जाके माइन, आर का हो जाता है आर्स,
योर का हो जाता है योर्स, हिज का हिज, हर का हो जाता है हर्स, इट्स का रहता है इट्स, देयर का हो जाता है देयर्स, और वंस का हम प्रोनाउन नहीं बनाते। तो इसको हम कट तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिटर्मिनर में तो पढ़ना ही है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना यहाँ वाले, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं डिटर्मिनर और ये सारे हैं बच्चों प्रोनाउन। तो अभी उसी एग्जाम्पल पे अपन चलते हैं जो हमने अभी अभी पीछे देखा। वो एग्जाम्पल क्या था, दिस कैट इज हर्स एंड दिस इज हर कैट। अब इस सेंटेंस में हमें समझना क्या है, समझना हमें यह है कि क्योंकि यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर था तो इसीलिए यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन लगा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आने की वजह से हमने यहाँ पर पॉसेसिव डिटर्मिनर लगाया है। तो आप बस ये ध्यान रखेंगे कि जो भी वर्ड नाउन को डिफाइन करने के लिए आया, क्योंकि डिटर्मिनर की डेफिनेशन अपन ने पहले पेज पर सीखी ही ये थी कि ये वर्ड स्पेसिफिकली आते ही नाउन को डिफाइन करने के लिए है। इसके साथ नाउन लिखा है ये डिटर्मिनर है, इसके साथ नाउन लिखा है ये डिटर्मिनर है। ये दोनों क्या है नहीं पता, ठीक है छोड़ दो, मैं बता देती हूँ प्रोनाउंस है, ठीक है। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस इज पॉसेसिव प्रोनाउन। तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉसेसिव डिटर्मिनर। क्यों? क्योंकि कैट हमारे पास नाउन लिखी हुई है। तो जो भी नाउन से चिपके हुए वर्ड्स होते हैं ना वो डिटर्मिनर्स होते हैं, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन में हो चाहे वो पॉसेसिव्स में हो। यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। ये पोजेशन बताते हैं और रिलेशन बताते हैं दूसरी चीज़ों से। पॉसेसिव डिटर्मिनर और पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो अलग होते हैं, जिनका क्लियर चार्ट मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दे दिया है। और एक और वर्ड यहाँ पे लिखा है वंस। इसका मैं एक सेंटेंस आपको बता देती हूँ। वन should listen to one's parents। अब यहां पर वन जो था वो प्रोनाउन था ऑल्दो, बट यहां पर क्योंकि वंस में कोई भी आ सकता है। वन शुड लिसन टू वंस पेरेंट का मतलब क्या है कि हर किसी को अपने पेरेंट की बात सुननी चाहिए या हमें अपने पेरेंट की बात सुननी चाहिए। तो जब हमारे पास प्रोनाउन इंडेफिनिट होता है तो उसका पोजेशन वंस से बनता है और इसीलिए क्योंकि इसके साथ एक नाउन है इसीलिए ये एक पॉसेसिव डिटर्मिनर है। तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है। Yes. Now what quantifiers actually are? तो quantifiers बच्चों वो words होते हैं जो हमें कोई संख्या नहीं बट कोई मात्रा बताते हैं, यानी कि हमें वे पता चलता है या हमें अमाउंट पता चलता है। अगर वो काउंटेबल नाउन है कोई भी तो हम उनका अमाउंट पता करते हैं कि वो कितना है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो काउंट हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि स्टूडेंट्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूँ आई हैव मच वाटर, आई हैव इनफ वाटर, यानी मेरे पास वहाँ पर अमाउंट नहीं है, मेरे पास कोई एक मात्रा है। तो हम यहाँ पर क्वांटिफायर्स में एग्जैक्ट फिगर्स की तो बात नहीं करते हैं, एग्जैक्ट नंबर की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वे से या फिर क्वांटिटी से बताने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट कितना है हमारे पास। सो क्वांटिफायर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एन अनसर्टेन क्वांटिटी। प्लीज टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टेन क्वांटिटी हियर, बट काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। क्वांटिटी इज ऑलवेज अनसर्टेन, यानी हमें फिक्स नहीं पता। मैंने क्लासरूम का डोर खोल के देखा, मुझे बहुत सारे बच्चे मिले तो मैंने बोला देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग इन द क्लास। गेट खोल के देखा सिर्फ 2-3-4 ही बच्चे दिखे, ऐसे देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बट हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी ज़रूर पता चल गई। नाउ दीज आर फ्यू ऑफ द वर्ड्स जो हम क्वांटिफायर्स में समझेंगे, ऑल्दो हम इन वर्ड्स को बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इनका जो एग्जैक्ट यूज़ है मुझे कैसे पता चलेगा? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अगर मेरे पास चॉइस में आ गया तो मैं कौन सा फिल करूँ? तो अगर हमें उसका यूज़ नहीं पता होगा तो हम उसका यूज़ अपने सेंटेंस में करेक्ट फॉर्मेशन के लिए नहीं कर पाएंगे।
तो इन चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिटिल और लिटिल, सभी को मैंने स्पेसिफाई किया है नेक्स्ट पेज पर, तो हम पहले वो देख लेते हैं। ये पेज बोल रहा है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब अगर मैं स्पेसिफिक सेंस में बात करूं तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिटिल का एग्जाम्पल लेते हैं तो इस कहानी से आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ होना चाहिए। For examples, I had a number of cousins gathered at my place, okay, for a day or two, for a couple of days they were here at my place, and during midnight, करीब 12-1 बजे के आसपास, they came up to me and they woke me up and said that we are starving, हमें बहुत भूख लग रही है and we want to eat something sweet, हम कुछ मीठा खाना चाहते हैं, तो आप हमें एक काम करिए, आप हमें एक केक बेक कर दीजिए। Okay, I said I'll bake for you। तो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेचारे, तो मना थोड़ी करूँगी, तो मैंने बोला ठीक है, I'll bake a cake for you। Then they they collected all the dry ingredients and they collected all the wet ingredients जो भी मुझे पोर करने थे, और मेरा काम था सिर्फ मिक्स एंड बेक का। तो मैंने सारे wet ingredients मिक्स कर दिए, मैंने सारे dry ingredients मिक्स कर दिए। As soon as I checked the cup of milk, तो I found कि इतना तो मिल्क ही नहीं है कि मैं एक केक बना सकूं एक एवरेज साइज़ का, कि वो सब के लिए सफिशेंट क्वांटिटी में बच जाए। तो मैंने उनसे बोला, नाउ दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट बेक अ केक बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क। सो व्हाट हैपेंड हियर माई पर्पस रिमेन्ड अनसॉल्व्ड, मेरा काम बना ही नहीं। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया कि मैं सो जाऊँ और इन लोगों को भी बहाना दे के सुला दूँ। थोड़ी देर बाद दे अगेन केम अप टू मी, व्हाट दे सेड कि ये काम करो, चलो केक मत बनाओ, अब तो चाय बना के दे दो, हम बिस्किट से खा लेंगे। अब उन्हें ये भी पता था कि इतना तो दूध है कि चाय तो बन जाएगी, क्योंकि उसमें तो पानी मिलाना होता है, तो क्वांटिटी ऊपर नीचे करके चाय बन गई। अब सुबह उठ के व्हेन माय फैमिली एंड मदर वोक अप, शी आस्क्ड मी वेयर इज़ द मतलब वो दूध कहाँ है जो हमने कप में रखा हुआ था रात को। तो one of my cousin woke up from the sleep and told her that a cat came at night and she drank all the milk and she went away. Now what happens? What's the moral of the story? Moral of the story ये है कि रात में भूख नहीं लगनी चाहिए और टाइम से सो जाना चाहिए। दूसरा मॉरल ये है कि जब मैंने बोला कि मुझे केक बेक करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं मिली केक की, यानी कि मेरा पर्पस वहाँ पर सर्व नहीं हुआ, सो माई पर्पस रिमेन्ड अनसर्व। और जब सेकेंड बार में मुझे चाय बनाने के लिए बोला गया, तब मेरा पर्पस, ऑल्दो मेरे पास क्वांटिटी तब भी कम ही थी, लेकिन मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। तो जब मेरा पर्पस सर्व हो जाता है तो हम यूज़ करते हैं अ लिटिल, जब नहीं होता है, नेगेटिव इनसफिशिएंट क्वांटिटी होती है, तब हम बोलते हैं लिटिल। और उसी तरह जो मेरे से अगले दिन मॉर्निंग मम्मी पूछ रही थी कि जो भी थोड़ा सा दूध था वो कहाँ है, तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, ऑल दैट इज़ अवेलेबल, कि कम ही है लेकिन जितना कुछ भी है, बचा कुचा जितना भी है, वो हमारे काम का हो जाएगा। सेम, तो अगर मुझे इनको डिफाइन करना है 2 और 3 वर्ड्स में, तो मैं क्या बोलूँगी, लिटिल उन अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना है अनकाउंटेबल, क्योंकि ये अलग है फ्यू से, फ्यू हमेशा काउंटेबल के लिए होता है। तो यही मेन डिफरेंस है कि लिटिल और फ्यू, ये अनकाउंटेबल का होगा और ये काउंटेबल का होगा। लिटिल में, अ लिटिल में और द लिटिल में क्या डिफरेंस है, ये नेगेटिव इनसफिशिएंट क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी को बताता है दैट कैन नॉट सर्व अ पर्पस, यानी यहां से मेरा काम बनता नहीं है। अगर हम अ लिटिल की बात करेंगे तो अ लिटिल में हमारा क्वांटिटी तो अभी भी कम है, लेकिन दिस इज पॉजिटिव इनसफिशिएंट क्वांटिटी दैट कैन सर्व अ पर्पस।
यानी हमारा काम यहाँ पे बन जाता है, काम रुकता नहीं है। जब काम रुक जाए तो लिटिल का यूज़ करना है, जब काम हो जाए, कम से ही काम हो जाए, तो अ लिटिल का यूज़ करना है। और द लिटिल हम बोलते हैं ऑल दैट इज अवेलेबल के लिए, ऑल दैट इज अवेलेबल, ठीक है, यानी जितना भी है वो सफिशिएंट है और वो ही हो जाएगा। फ्यू, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यूज़ बिल्कुल सही है। अगर हम फ्यू की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव इनसफिशिएंट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अ फ्यू की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी अभी भी इनसफिशिएंट ही है, कम ही है, लेकिन पॉजिटिव है कि काम बन जाएगा। और द फ्यू के लिए अगेन ऑल दैट इज अवेलेबल, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि लिटिल में सारे अनकाउंटेबल नाउन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिल्क की बात करी तो मिल्क कम है, दूध कम है, इसीलिए हम ना केक बना सके, चाय बन गई है और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह मम्मी से मार भी पड़ गई है। उसके बाद फ्यू की अगर हम बात करें तो मैंने एकदम से गेट खोल के देखा आपकी क्लासरूम का फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने बोला देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड आई कैन नॉट टीच अ न्यू चैप्टर। भाई मैंने गेट खोल के देखा कि थोड़े से ही बच्चे हैं क्लास में और मैं नया चैप्टर नहीं पढ़ा सकती क्योंकि बाकी के बच्चे फिर कल आके बोलेंगे कि दोबारा से पढ़ा दो। तो अगर मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, अगर मेरा पर्पस सर्व नहीं हो रहा, काम नहीं बन पा रहा, तो फिर बच्चों हम उसके लिए फ्यू यूज़ करते हैं या लिटिल यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलूँगी गेट खोल के कि देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड देयरफॉर आई नीड टू गो, आई कैन नॉट लीव द क्लास एम्प्टी, यानी कुछ बच्चे हैं, इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी तो है क्लास में कि मुझे वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। और मैंने बोला देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हु विश टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, कि थोड़े से तो हैं बच्चे जो नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, यानी इतनी भली कम है क्वांटिटी लेकिन इतनी तो है कि काम बन जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला कि द फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास टुक अ टेस्ट टुडे, कि जितने भी बच्चे आए थे थोड़े बहुत ही थे लेकिन उन्होंने भी टेस्ट दे दिया। तो यहाँ पर दोनों का यूज़ सेम ही है, बस यहाँ अनकाउंटेबल के लिए है, जैसे वाटर, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, ऐसी चीज़ें जो हम काउंट नहीं कर सकते, और फ्यू यहाँ पर काउंटेबल के लिए है, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स, सो दे कैन बी काउंटेड। देन इज मैनी, मच एंड मैनियर। मैनी हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, वही उसका यूज़ है। जब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की यूज़ करते हैं तो मैनी का यूज़ होता है, और जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो हम मच यूज़ करते हैं, जैसे हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच वाटर डू यू हैव, हाउ मच सॉल्ट डू यू नीड। तो इनके आगे क्यों, क्योंकि हम जब भी सॉल्ट पुट करते हैं तो वी डू नॉट काउंट एवरी बिट। और जब मम्मी राइस बनाती है, चावल बनाती है मम्मी, तो क्या एक एक दाने को ऐसे काउंट करके डालती हैं? नो, शी मेजर्स द क्वांटिटी और वो क्वांटिटी डाल देती हैं। तो उसी तरह से करेंसी, हाउ मच मनी डू यू हैव, नाउ करेंसी कैन बी काउंटेड, कि हमारे पास रुपीज़ कितने हैं वो बता सकते हैं, हाउ मेनी रुपीज़ डू यू हैव। तो अगर मैं रुपीज़ बोल रही हूँ तो मैनी, बट हाउ मच मनी बोल रही हूँ तो मच आएगा, क्योंकि मनी में सिर्फ पैसा इंक्लूड नहीं होता, सारी वेल्थ इंक्लूड होती है, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, व्हाटएवर, लिक्विड कैश, जो भी है आपके पास, लिक्विड अमाउंट है आपके पास, वो सब मनी में आता है। लेकिन अगर मैं रुपीज़ की बात कर रही हूँ तो मैं इन कैश ही बात कर रही हूँ। मैनी अ का यूज़ बच्चों बिल्कुल मैनी जैसा ही किया जाता है, बस फ़र्क ये होता है कि मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए। इसका जो यूज़ है वो बिल्कुल मैनी के जैसा ही होता है। तो बोल रहे हैं इट मीन सेवरल, बहुत सारा होता है बट सिंगुलर नाउन के साथ प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी अ मैन हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू हिज ग्रीड। बहुत, अब मैं ये भी बोल सकती थी मैनी मैन, बहुत सारे आदमियों ने लालच के चक्कर में जो भी है वो लूज़ किया है। और मैंने यहाँ पर क्यों अ मैन लगाया है, मतलब मैनी अ के साथ मैन लगता है और इसीलिए वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो मैनी अ का रोल मैनी जैसा ही होता है, बस इसके साथ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, इसके साथ सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मूविंग फर्दर विथ सम और एनी। नाउ सम इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव और एन अफर्मेटिव सेंस। जब हम बात करते हैं कि मुझे पता है कि किसी का भले क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, या कोई अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव सम फ्रेंड्स, कि मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, डू यू हैव सम शुगर, तो मुझे यहाँ पर अफर्मेशन में मैं बहुत पॉजिटिवली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाँ मुझे पता है कि आप हाँ कर ही दोगे। तो सबसे पहला यूज़ जो हम सबका करते हैं वो हम ज़्यादातर करते हैं किसके लिए, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ हो जाता है।
काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो जाता है, अफर्मेटिव सेंस में भी होता है और रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी होता है। तो अगर मैं रिक्वेस्ट की ही बात करूं तो ये इंटेरोगेशन में भी हो जाता है यूज, लेकिन इंटेरोगेटिव में भी उस फॉर्म में जहां पर हमारा आंसर जो है ना हमें वो पॉजिटिव मिलेगा, ये हमें लगता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है कि हमें लगता है कि हमारा आंसर शायद पॉजिटिव नहीं आए, जैसे अगर मैं 4 बार अपने पास वाली आंटी के पास कटोरी लेके चली गई कि आंटी ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, 3 बार उन्होंने मना भी कर दिया, फिर भी मैं 4थी बार चली गई कटोरी लेके, डू यू हैव एनी शुगर, कुछ शुगर तो होगी घर में, कुछ तो, बट मुझे पता है कि उनका आंसर मना ही होएगा क्योंकि उन्होंने अभी अभी मुझे मना किया है 3 बार। तो जब मुझे ये पता होता है कि इसका आंसर मेरे पास नेगेटिव ही आएगा, तो हम उस केस में बच्चों एनी का यूज़ करते हैं क्योंकि वो बताता ही नेगेटिव सेंस है। जैसे मैं बोलूँ आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मेरे को पता है वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी कौन सा, जिसका आंसर हम सपोजिटली मान लेते हैं कि वो नेगेटिव ही होगा। तो जब हम कोई रिक्वेस्ट या कोई अफर्मेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट इंटेरोगेशन के फॉर्म में हम मानेंगे तो हम सम का यूज़ करेंगे, बट एनी का यूज़ हम उनके लिए करेंगे जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं बट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं। डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या तुम्हारा कोई दोस्त भी है? तो इस सेंस में पूछने में ही हो रहा है कि डू यू हैव सम फ्रेंड्स, कितना पॉजिटिव लग रहा है, डू यू हैव एनी फ्रेंड, कोई दोस्त है क्या तुम्हारा? तो इस केस में हम ये बोलते हुए ही पहचान लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस सेंस में जा रहा है, या हमारा जो क्वेश्चन है इंटेरोगेशन का वो किस सेंस में जा रहा है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सेवरल और वेरियस। देखो दोनों का यूज सेम ही होता है। वेरियस का मतलब भी क्या होता है, सेग्रीगेशन, और उस सेग्रीगेशन में से भी अलग अलग चीज़ों की बातें करना। और सेवरल का मतलब भी यही होता है कि अलग अलग कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज में से हम किसी की बात कर रहे हैं, और वो भी बहुत सारी कैटेगरीज। तो ये दोनों जो हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, और बहुत सारे थिंग, पर्सन, अलग अलग टाइप्स के, टाइप्स कैसे, अलग अलग कैटेगरी के। तो अगर अलग अलग कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं तो हम वेरियस और सेवरल स्टूडेंट्स, जैसे देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स इन माय क्लास हु हैव परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर बहुत ब्रिलियंटली किया है। किसी ने एकेडमिक्स में भी किया होगा, किसी ने एकेडमिक में भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किया होगा, किसी ने एक्स्ट्रा करिकुलर में किया होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बट सब अलग अलग कैटेगरीज के हैं। उसके बाद इनफ बताता है बच्चों एडिक्वेट क्वांटिटी को, सफिशिएंट क्वांटिटी को, ये हमें पता ही है। बोथ बताता है टू को, थिंग्स दैट आर टू इन नंबर। ऑल बताता है जितने भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ बच्चों एक और होता है, वो मेंशन नहीं है, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, दैट इज होल। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऑल और होल में, ऑल और होल ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही एट द होल केक, अब केक को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर ब्रिलियंट, जितने भी बच्चे हैं मेरी क्लास में वो सब ब्रिलियंट है। बट अब ये देखना, मैंने ऑल द केक नहीं बोला। अगर मैं ऑल द केक्स बोलती तो वहाँ पे मल्टीपल केक प्रेजेंट है, ये हम जानते हैं। तो ऑल हम उसमें यूज़ करेंगे जहाँ पर चीज़ें इनसेपरेबल होंगी, यानी बच्चों को हम हाफ ऑफ नहीं कर सकते हैं, चॉप नहीं कर सकते, बट केक को हम कट कर सकते हैं मल्टीपल पीसेस में। तो होल हम उन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ऐसी चीज़ें जो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, बट ऑल हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो चीज़ें इनसेपरेबल होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स कैन बी काउंटेड, बट स्टूडेंट्स को हम हाफ हाफ चॉप नहीं कर सकते हैं। बट होल में हम, जैसे केक का हमने एग्जाम्पल लिया, सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स, ठीक है। तो बोथ यानी दो, ऑल मीन्स सब जो इनसेपरेबल होंगे, और होल मीन्स अ थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स। नाउ आफ्टर दिस we have interrogatives. Now interrogatives we have of only 3 types, that is what, which and whose. तो interrogative वो determiners होते हैं जो what, which और whose के questions बनते हैं, जिनसे that are used to ask questions। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो interrogative determiners होते हैं ना, उनके आंसर्स भी कहीं ना कहीं determiners से निकलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, whose car keys are these? These are my car keys।
तो माय कार कीज हमने क्या यूज करा, पॉसेसिव डिटर्मिनर यूज करा। तो यानी इंटेरोगेटिव वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उनके आंसर्स भी कहीं ना कहीं डिटर्मिनर्स ही होंगे। दे मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन इन अ क्वेश्चन, ये नाउन और प्रोनाउन को एक क्वेश्चन में बदल देते हैं। जैसे कार कीज को पूछ रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है कौन, हुज। केक के बारे में पूछ रहा है विच, बुक्स के बारे में पूछ रहा है व्हाट। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जो आंसर होते हैं इन क्वेश्चन के ये इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर से बनते हैं और इसके आंसर होंगे नाउन, या तो नाउन फ्रेज या तो नाउन क्लॉज। अब जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनर ही हो इसमें, दे मे और मे नॉट इंक्लूड अ डिटर्मिनर। हो सकता है डिटर्मिनर हो, जैसे व्हाट वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें डिटर्मिनर्स इंक्लूड नहीं हो सकता है। ठीक है, विच बुक्स डू यू रीड, आई रीड हॉरर बुक्स, तो मेरे को 2 हॉरर बुक्स लगाने की जरूरत थोड़ी, आर्टिकल अननेसेसरीली आएगा ही नहीं, हॉरर बुक्स आ गया। तो दे मे और मे नॉट इंक्लूड अ डिटर्मिनर। जैसे इसमें हमने देखा तो उसने क्या बोला इसमें कि हमने यहाँ पर पॉसेसिव डिटर्मिनर का यूज करा, इसमें हमने नहीं करा कोई भी डिटर्मिनर का। तो हो सकता है डिटर्मिनर्स आए, बट आंसर जो होगा वो होगा या तो नाउन क्लॉज या तो नाउन फ्रेज, यानी नाउन के साथ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हो सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंटेरोगेटिव्स। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर। नाउ व्हेन वी डिफाइन नंबर्स, तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास 2 तरीके के नंबर आते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो एक में तो हम डायरेक्ट नंबर्स देते हैं 1 2 3, और ऑर्डिनल्स में हम लोग रैंक्स या पोजीशंस डिफाइन करते हैं। तो बच्चों वो डिफाइन होते हैं डेफिनेट नंबर के अंडर, और इनडेफिनेट के अंडर बिल्कुल क्वांटिफायर्स ही इंक्लूड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर्स की, तो एक चार्ट बनाते हैं नंबर्स। ये होंगे हमारे पास 2 टाइप्स के, एक होगा डेफिनेट नंबर और एक होंगे इनडेफिनेट नंबर। न्यूमरल डिटर्मिनर्स बोलते हैं, वैसे हम नंबर नहीं बोलते हैं, डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स और इनडेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स ऐसे बोला जाता है। तो जो इनडेफिनेट वाले होंगे ये तो सारे के सारे क्या होंगे, क्वांटिफायर्स होंगे। आप ऊपर देख सकते हैं ये सब क्वांटिफायर्स में अभी हमने पढ़ा है। मैनी और फ्यू, लिटिल नहीं आएगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। बस ये ध्यान रखना है कि ये इनडेफिनेट नंबर बताते हैं ऑफ काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि अनकाउंटेबल होगा तो फिर सिर्फ क्वांटिफायर्स चलेगा, क्योंकि उसमें लिटिल वगैरह भी आ जाते हैं। क्योंकि नंबर की बात कर रहे हैं इसीलिए काउंटेबल आएगा, जिनको काउंट कर सकते हैं उन्हीं की गिनती भी हम इनडेफिनेट में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमारे पास क्वांटिटी इनडेफिनेट है, लेकिन उन्हीं चीज़ों की है जिसको हम डेफिनेट बना सकते हैं। मैंने क्लासरूम खोल के देखा, थोड़े से ही बच्चे हैं लेकिन बच्चों को काउंट किया जा सकता है। अगर यही पानी की, दूध की, शुगर की बात करेंगे, दीज आर अनकाउंटेबल, इनको हम कभी भी नंबर में नहीं डालेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिफायर्स में ही यूज़ किए जाएंगे। तो डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स में भी बच्चों अपने पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। तो कार्डिनल तो जो है हमारे नॉर्मल फिगर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है। और जो ऑर्डिनल होंगे ये बताते हैं हमारी या तो रैंक या तो डिफाइन करते हैं हमारी पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पीछे पढ़ा था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो ये हमारा पूरा चार्ट होता है न्यूमरल डिटर्मिनर्स का। और डेफिनेट नंबर में हम सिर्फ वो वाले नंबर्स को लेते हैं जो कार्डिनल से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 फर्स्ट, सेकेंड। तो डेफिनेट नंबर फिक्स नंबर या फिक्स रैंक बताता है, ठीक है। और इनडेफिनेट को बिल्कुल भूल जाओ क्योंकि वही हमने अभी क्वांटिफायर्स में पढ़ा था। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमरल डिटर्मिनर्स। नाउ इफ वी मूव ऑन, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक भी बनेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते क्या है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है कि हमें चीज़ों को एक ही ग्रुप में अलग अलग इंसान को देना है। यानी कि अगर मैं एक चॉकलेट का बॉक्स लेकर आई हूँ अपने बर्थडे पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मैं हर एक इंसान के पास जाऊँगी? ऐसा तो नहीं है कि एक बार मैं पूरी क्लास को दे दिया, नहीं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं जब हम एक ग्रुप में से, एक होल में से हर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं।
तो हर एक इंडिविजुअल की बात करने के लिए अपने पास 4 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। हर एक का यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ईच की, तो ईच जो है ना वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की बात करता है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। बट अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं एवरी की बात कर रही हूँ तो ये भी स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, तो फिर मैम अलग क्या हुआ दोनों में? दोनों तो सेम ही है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल। इसमें हम कंपैरेटिवली स्मॉलर सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम कंपैरेटिवली स्मॉलर सेक्शन की बात करते हैं, यानी जहां पर कम संख्या होती है या छोटा ग्रुप होता है वहां पर हम ईच का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम कंपैरेटिवली लार्जर सेक्शन का यूज़ करते हैं। जब लार्जर सेक्शन होता है तब हम एवरी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच चाइल्ड इज स्पेशल, और मैं बोलूँ यहाँ पर एवरी सिटीजन has a right to vote। अब आप ये देखिए कि अगर मैं दोनों के बीच में कंपेयर करूं तो चाइल्ड और सिटीजन, चिल्ड्रन भी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके आगे हमेशा सिंगुलर नाउन यूज़ होगा, हमेशा। अब सिटीजन्स भी बहुत सारे होते हैं और चिल्ड्रन भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली चाइल्ड की बात करूं तो वो एक कंपैरेटिवली छोटा सेक्शन है, क्योंकि अडल्ट्स भी हैं, ओल्ड एज वाले लोग भी हैं और बच्चे भी हैं। तो बच्चों की संख्या अगर हम बात करें तो कम है, और जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है अगर मान लो कि एक पूरी क्लास है और क्लास में बोला जा रहा है, तो वहाँ पर जितने बच्चे हैं वो तो एक छोटा सेक्शन है ना। और वहीं अगर उस सेक्शन को मैं कंपेयर कर रही हूँ पूरे सारे नागरिकों से, सारे सिटीजन से, तो वो कंपैरेटिवली एक बड़ा सेक्शन है। इसीलिए हम ईच लगा रहे हैं बच्चे के साथ और एवरी लगा रहे हैं सिटीजन के साथ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईदर और नीदर की। तो ईदर जो है, दिस सेज one out of the two, and neither says none of the two। ये बोलता है one of the two, ये बोलता है none of the two, एक, दोनों में से एक, और यहाँ बोलता है दोनों में से कोई भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, either boy is lying, यानी दोनों में से एक लड़का तो है जो झूठ बोल रहा है। तो या तो A है या तो B है, दोनों में से एक तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ neither boy is lying, दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? दोनों में से एक है, या तो A होगा या तो B होगा, तो इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर है क्योंकि दोनों में से एक है। और यहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं है, नन है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? ज़ीरो। और ज़ीरो के साथ वर्ब तो कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो नथिंग में क्या होता है? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ वर्ब कैसी यूज़ होती है? सिंगुलर यूज़ होती है, ठीक है। तो this here we complete our chapter. This is all about this particular chapter, and now I have a few set of questions जो आपको मदद करेंगे ये जानने में कि आपने डिटर्मिनर्स की जितनी डीप स्टडी करी है वो आपके लिए सफिशिएंट हुई है या नहीं हुई है। तो here are some important rules जो हम एक्सरसाइज करने से पहले देख लेते हैं। ये वही रूल्स है बच्चों जो मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, ऑल्दो सारे रूल्स के साथ, सारे जैसे आर्टिकल्स हैं तो हमने आर्टिकल्स में वो पढ़े हैं, सारे टाइप्स के साथ हमने ये पढ़े हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल्स बोल रहे हैं अ एंड वर्सेस द कब यूज़ होगा? अ एंड तब यूज़ करिए जब पहली बार किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, आई सॉ अ डॉग, और सेकेंड टाइम अगर उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, पहली बार में यूज़ करा तो अ, सेकेंड बार में उसी की बात करी तो द। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं काउंटेबल को तो फ्यू, अ फ्यू, मैनी काउंटेबल के लिए, लिटिल, अ लिटिल और मच अनकाउंटेबल के लिए, इसमें द लिटिल और द फ्यू भी आ जाता है।
सम और एनी, सम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ करिए, एनी नेगेटिव स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस के लिए यूज़ करिए। देन ईच एंड एवरी, ईच यूज़ करिए इंडिविजुअल मेंबर के लिए किसी स्पेसिफिक फोकस पे, और एवरी यूज़ करेंगे जर्नलाइजेशन के लिए। जैसे मैंने एवरी सिटीजन बोला तो हर कंट्री का कोई ना कोई सिटीजन होगा ना, सो दैट इज़ अ जर्नलाइज्ड टर्म। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज मच वर्सेस मैनी, तो मच हमने देखा अनकाउंटेबल्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे मच शुगर, मच मनी, और मैनी हम काउंटेबल्स के साथ यूज़ करेंगे, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी रुपीज़। ईदर वर्सेस नीदर, ईदर मीन्स वन ऑफ द टू, नीदर मीन्स नन ऑफ द टू। पॉसेसिव और आर्टिकल में बात करेंगे तो हम आर्टिकल और पॉसेसिव को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। जैसे द माई पेन इज़ विद यू, तो द माई पेन कभी भी सही नहीं होगा, इट शुड बी ईदर द पेन और माई पेन। तो द माई बुक करेक्ट क्या है, माई बुक। तो आर्टिकल और पॉसेसिव्स का कभी भी कॉम्बिनेशन सही सेंटेंस बनाने में हेल्प नहीं करेगा। डेमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट सिंगुलर के लिए, दीज दोस प्लूरल के लिए। क्वांटिफायर्स में हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, तो हम ईच और एवरी, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, क्योंकि भले ही ग्रुप में बोल रहे हो लेकिन हर एक को बोल रहे हो। टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट ग्रुप में पूरी क्लास में कर रहे हो लेकिन एक एक जने को जाकर कर रहे हो, इसीलिए आप उसके साथ सिंगुलर नाउन लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। एवरी स्टूडेंट, ईच चाइल्ड। डबल डिटर्मिनर्स जो हैं वो हमेशा सही सेंटेंस नहीं बनाते। अवॉइड यूजिंग टू डिटर्मिनर्स टुगेदर अनलेस दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दो डिटर्मिनर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते होने चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं यानी हमारा सेंटेंस इनएप्रोप्रिएट है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दीज टू लिटिल गर्ल्स आर रेडी टू हेल्प यू, तो दीज और टू, ये एक तो हो गया डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और दूसरा हो गया न्यूमरल डिटर्मिनर, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है द माई पेन, ये गलत है, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे माई पेन। नाउ ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमें याद रखने हैं, ऑल्दो हमने इनको सबको देख लिया था पहले, बट ये आपके एक रिविजन सॉर्ट ऑफ के लिए बनाया गया है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। सो दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने PYQ से ही उठाए हैं, उसके सामने ऑप्शंस मैंने एडिशनली ऐड कर दिए हैं। You may have dash of the 4 watches, either of the 4 or any of the 4. अब 4 आ रहा है तो आपको पता है कौन सा सही आंसर होगा। I have been to dash doctor whose name appeared in the New York Times. Now here we are talking about a particular doctor, you have to take that into consideration. ये इतनी जो 15 क्वेश्चंस हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर्स के हैं और कुछ PYQs के हैं। सो आई वांट कि आप एक बार इसको सभी को कर लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं। और इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं सो दैट इट कैन बी वेरीफाइड। Okay, so this is the end of this chapter here, but not the end of this series. तो इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हाई प्रोफाइल को, और सारी वीडियोस के लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा। और यहाँ पर ना केवल आपको एकेडमिक कंटेंट मिलेगा बच्चों, बट आपको मिलेगी करियर काउंसलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। टिल देन यू हैव टू स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी लर्निंग।